Consider an electromagnetic wave propagating in the z direction in vacuum with the magnetic field B vector B naught e to the power iota kz minus omega t and B naught given in 10 to the power minus 8 Tesla. So the average power passing through a circle of radius 1 meter placed in the xy plane is. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज़ करनी है तो हमें वैल्यू निकालनी है 10 to the power 3 p upon pi की एंड इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. ओके, सो हमें यहाँ पर सबसे पहले पावर तक पहुँचना है तो हमें इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि पावर विल बी इंटेंसिटी इनटू एरिया. तो पहले हम निकालते हैं इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी कैन बी गिवन एज पावर पर यूनिट एरिया और इसको आई को हम एवरेज ऑफ यू इंटू सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सारे फार्मूलाज हैं हमारे पास यहाँ पर. तो पावर निकालना है तो एरिया इंटू इंटेंसिटी कर देंगे. तो एवरेज ऑफ यू एंड सी पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है तो इससे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में एवरेज एनर्जी रहती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. इससे इक्वेट कर सकते हैं हम, दोनों ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में रहती है. सो 2 म्यू नॉट एंड सी मिल गया यहाँ से हमें. सो आई को हम यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 2 एंड यदि मैं यहाँ पर म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट सी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से 1 अपॉन म्यू नॉट को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी 2 1 अपॉन म्यू नॉट इज एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट सी. सो इट्स 2 सी एंड एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आ गया. तो ये मिल गया आपको बी स्क्वायर सी बाई 2 एंड एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर. ये इंटेंसिटी की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर, है ना. तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट बाई 2. सो दिस इज इंटेंसिटी. तो अभी हमें निकालना है पावर. तो पावर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर. सर्कल के रेडियस 1 मीटर के सर्कुलर रीजन से कितनी पावर जो है वो आपको मिल रही है. सो इट्स बी स्क्वायर सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. और आर की वैल्यू 1, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट बाई 2 पाई. ये आपको पावर मिल चुकी है यहाँ से. और जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या यूज़ करनी है, इट्स 10 टू पावर माइनस 11. इसको 10 टू पावर माइनस 11 यूज़ करना है और पावर जो है उसको पी आपको फाइंड आउट करना है पी अपॉन 10 टू पावर 3 पी अपॉन पाई फाइंड आउट करना है आपको, है ना. तो अभी हम पहले यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं ताकि इजीली कैलकुलेट कर सकें. सो पी यहाँ पर इक्वल आ गया, बी गिवन है 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला. एक सेकेंड, पी था ना, यस, बी नॉट इज 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला. तो ये सी का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर. सो इट्स 10 टू पावर माइनस 8 का स्क्वायर, सी क्यूब है यहाँ पर. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करना है आपको 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 11. इट्स 10 टू पावर माइनस 11 एंड इट्स पाई एंड डिवाइडेड बाई 2. अभी चाहिए हमें 10 टू पावर 3 पी चाहिए अपॉन पाई. पाई तो इधर आ गया, 10 टू पावर 3 यहाँ पर रहेगा. सो इट कैन बी रिटन एज 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 इंटू सी क्यूब, यानी 3 क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 24 प्लस 24 एंड इंटू 10 टू पावर माइनस 11 बाई 2. एग्जैक्ट आंसर निकालना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो इसको सॉल्व करना होगा. तो यहाँ से आएगा माइनस 16 और माइनस 11, है ना. सो इट्स गोइंग टू बी 27 और इधर है 24 23 27. सो यहाँ से आएगा 27 बाई 2 एंड इट्स 13.5. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था.
स्टेप बाय स्टेप चलते जाना था, वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर आ गया 13.5। ठीक है, सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर और रह गए थे थर्मोस्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 6 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ एटम्स अरेंज्ड ऑन ए क्रिस्टल लैटिस at absolute temperature T. The Z component of the magnetic moment of each atoms could be minus mu b और प्लस का mu b, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। So P and Q are the probability of the net magnetic moment of the solid being 2 mu b and 6 mu b. So what is the value of P by Q? तो P 2 mu b होने की probability और net magnetic moment Q होने की probability 6 mu b होने की probability Q। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, देखो 6 आइडेंटिकल हमारे पास बोसोन्स हैं, है ना, स्पिन हाफ, और इसको हमें अरेंज करना है कि हमें 2 म्यू बी मिले। तो 6 को हम कैसे अरेंज करेंगे कि हमें 2 म्यू बी जो है वो वैल्यू मिल जाए यहाँ पर। तो 2 म्यू बी के लिए हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना होगा। 6 है ना टोटल, तो 1 2 3 4 और 1 2, तो यहाँ से टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4 म्यू बी और माइनस का 2 म्यू बी, तो ये आपको कितना मिल गया, इट्स 2 म्यू बी। तो P के होने की प्रोबेबिलिटी में आपको क्या मिल गया यहाँ से, 2 म्यू बी जो है वो आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि जो हमने यहाँ पर एटम्स अरेंज किए हैं उसके लिए दूसरा जो पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट है वो होगा 6 म्यू बी, है ना। तो 6 म्यू बी के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमें 6 म्यू बी चाहिए। तो एक तो कि सारे 6 म्यू बी इसी में आ जाए, है ना, म्यू बी में हो और माइनस म्यू बी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन का, 6 म्यू बी हो सकता है। तो यहाँ से हमें 6 म्यू बी मिल गया, है ना। तो इसकी टोटल जो एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 6 म्यू बी हो गया। एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट पॉसिबल है 2 म्यू बी हो गया। अब आपको ये देखना है क्या कोई ऐसा और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है जो हमें ये बता सके कि भाई इससे भी अलग कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है जिससे हमें 6 म्यू भी मिल सके, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स भी 6 ही हैं, 6 से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं है हमारे पास। वी आर हैविंग ऑल दीज पार्टिकल्स दैट आर 6 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ एटम्स हैं। अब यहाँ कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती तो हम बोलते हैं कि ठीक है स्पिन अप हो गया, स्पिन हाफ हो गया, तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे। बट यहाँ पर 6 आइडेंटिकल जो एटम्स की बात की गई, स्पिन हाफ वो पार्टिकल्स हैं, और ये भी कहीं नहीं बोला गया है कि वो मतलब फर्मियॉन्स की तरह कंसीडर किए जाएंगे। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एनर्जी लेवल्स की बात ही नहीं की गई यहाँ पे। तो ये जो कन्फ्यूज़न आ रहा है बच्चों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम यहाँ पर हम लोग जो है स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं तो हमें फर्मियॉन्स कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं इनको। तो पहली बात तो नॉन इंटरैक्टिंग है, ठीक है, और नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होने की वजह से हमें बस मैग्नेटिक मोमेंट देखना है इसका। यानी जो सारे पार्टिकल्स हैं यदि वो इस डायरेक्शन में अलाइंड है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं वो यदि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में अलाइंड है तो उसकी एनर्जी जो रहती है वो होती है माइनस म्यू बी। मतलब उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्लस म्यू है और एनर्जी हो जाती है माइनस म्यू बी। और यदि ये माइनस म्यू में अरेंज रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो आपकी एनर्जी होती है म्यू बी। तो मिनिमम एनर्जी होती है, स्टेबल स्टेट रहती है जब मैग्नेटिक मोमेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधा बस यही पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो कितना होगा, उसके 2 म्यू भी होने की प्रोबेबिलिटी है P और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है Q। तो यहाँ पर हमें पता है कि P को हम निकाल सकते हैं कि एक ही हमारे पास पॉसिबल स्टेट है। अब इसमें और क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो 6 पार्टिकल्स हैं, अब ये जो 6 पार्टिकल्स हैं ये सभी, ये कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें 6 जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग अरेंजमेंट भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट P, जो P प्रोबेबिलिटी है दैट कैन बी गिवन एज, अभी इसमें तो होने चाहिए 4 पार्टिकल्स और इसमें होने चाहिए 2 पार्टिकल्स। सो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 एंड फैक्टोरियल n2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि NCN टोटल प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 म्यू बी होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 4। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 15। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल आपके पास अरेंजमेंट रहेगा, तो ये सिर्फ 1 रहेगा। तो Q तो आ गया 1, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई पॉसिबल अरेंजमेंट है ही नहीं।
और यहाँ पर आ गया टोटल 15। तो P/Q जो है वो आपका आंसर रिप्रेजेंट करेगा 15 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग 4 He2 atoms are distributed among 4 different non-degenerate energy levels. The probability that they occupy different energy levels is P. Similarly, 3 He2 atoms are distributed among 4 different non-degenerate energy levels, and the probability that they occupy different level is Q. So again P/Q का रेशियो पूछा गया, लेकिन यहाँ पे probabilities जो है वो पार्टिकल्स की डिफरेंट कर दी गई है। आइडेंटिकल है, नॉन इंटरैक्टिंग, आपके पास 4 He2 एटम्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम 4 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स में वो कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 64 हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं, E1, E2, E3 एंड E4। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने दिए हैं, एक सेकेंड, आई हैव टू गो देयर अगेन। नॉन इंटरैक्टिंग, और ये जो है इनकी जो स्पिन रहेगी, इसकी हम बात करें 4 He2 की, तो एक बोसोन की तरह एक्ट करेगा ये, क्योंकि इसकी स्पिन कैसी रहेगी, इसकी स्पिन रिप्रेजेंट की जाएगी आपकी इंटीग्रल स्पिन में। और 3 He2 की हम बात करें तो ये फर्मियन की तरह काम करेगा। तो बस ये समझना है एक बोसोन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 4 एनर्जी लेवल्स में, और 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास एक जैसे, है ना। तो एक को आपको मानना है बोसोन, और 2 बोसोन्स हैं आपके पास, एक आपके पास 2 फर्मियंस हैं, और उनको आपको 4 एनर्जी लेवल्स में फिल करना है। तो उसके कितने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो 4 एनर्जी लेवल में 2 बोसोन्स और 2 फर्मियंस को बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली हमें यदि फार्मूलाज याद है, बाकी आप प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी लेवल्स बना के और फिर फिल करें आप 2 एटम्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी जाएगा। लेकिन हमें फार्मूलाज याद है तो हम डायरेक्टली जो आपका 2He4 है वो एक बोसोन की तरह काम करेगा। बोसोन जो है उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता फिलिंग का। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती हैं वो होती है Ni + Gi -1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल Ni एंड Gi -1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं 4 है, इनकी डीजनरेसी आपके लिए यहाँ पर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2 सॉरी, और डीजनरेसी आपके पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 + 4 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 5 यहाँ से आएगा, सो 5 × 4/2, यानी कि टोटल 10 कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी 10। 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उसमें से हमें रिक्वायर्ड देखना है। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए, पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और फिलिंग दीज 2 पार्टिकल्स इन दीज 4 एनर्जी लेवल्स इज 10। ये समझ आया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि जो हमसे रिक्वायर्ड कंडीशन मांगी गई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, 4 डिफरेंट नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स and the probability that they occupy different levels is Q. The probability that they occupy different energy levels is P. तो इसमें हमें देखना है कि वो जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जा रहे हैं 2 पार्टिकल्स, है ना। नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स में हमने फिल किया है probability that they occupy different energy levels is P। तो अभी यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी पॉसिबल जो कंडीशंस हैं वो इंक्लूडेड हैं। टोटल हमारे पास 10 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि जब वो पार्टिकल्स मतलब एक साथ ना हो, एक साथ ना होने का मतलब क्या हुआ कि 2 पार्टिकल्स आपके पास सेम एनर्जी लेवल में ना हो, तो आपको सिर्फ वही जो है पॉसिबिलिटीज़ देखनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल तो 10 है। अब हमें देखना होगा कि कितनी ऐसी स्टेट्स होंगी जिसमें पार्टिकल्स जो है आपके साथ में ना रहें, यानी ए और ए साथ में ना आए एनर्जी लेवल E1 में, E2 में, E3 में और E4 में। ये चारों जो ऑप्शन है ये आपको डिस्कार्ड कर देना है। मतलब आप इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं यदि आप 4 एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। फिर फॉर्मूला नहीं आता तो भी हो जाएगा। देखो ये हो गया E1, यहाँ पर हुआ E2 और यहाँ पे E3 और E4। 10 स्टेट्स है ना, तो आराम से ड्रॉ की जा सकती है। तो पार्टिकल्स जो है अरेंजमेंट ऐसे होगा, पहले यहाँ गया A, इसमें A, नेक्स्ट में इसमें A और इसमें A, इससे नेक्स्ट में इसमें A और इसमें A,
इससे नेक्स्ट में हो जाएगा ए और ए, इससे नेक्स्ट में ए और ए। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। अभी बोसोन्स हैं, बोसोन्स हैं तो साथ में भी आ जाएंगे, तो ए ए आइडेंटिकल हैं, ए ए ए ए और ए ए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्टेट रह गई है, एक सेकेंड, इसके साथ ये वाली भी रह गई है। ये पॉसिबल है ना, एक इसमें हो और एक इसमें हो, तो टोटल 10 है जिसमें आपके जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। इसमें आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब बिना फार्मूला सॉल्व कर देंगे। तो ये जो स्टेट्स हैं इनमें क्या हो रहा है, टोटल 10 पॉसिबल है। अब बोल रहे हैं दोनों साथ नहीं होने चाहिए, सिंगल पार्टिकल्स वाली लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी है 10 है ना, टोटल 10 है और आपको रिक्वायर्ड है वो कितनी है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी P कितना हो गया 6/10, दैट मीन्स 0.6। अब जब ये फर्मियंस हो जाएंगे, जब फर्मियंस होंगे तो आपके पास सिर्फ कितनी पॉसिबल स्टेट्स होंगी। फर्मियंस में आपको ओमेगा का फार्मूला से करते हैं तब तो आ जाएगा 4 एनर्जी लेवल्स, 2 पार्टिकल, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 × 2 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो फर्मियन में ये सारी स्टेट्स तो हट ही जाएंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये वाली पॉसिबल होगी 6 स्टेट्स है ना। तो इन सब में क्या है, अलग अलग ही है पार्टिकल्स। अब फर्मियन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को ऑक्यूपाई करें, तो टोटल 6 है और 6 ही रिक्वायर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी Q कितना हो गया 6/6, इट्स 1। तो आपसे पूछा गया है P/Q, P है 0.6, Q है 1, सो आंसर विल बी 0.6। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था और कंसेप्चुअली चीज़ें समझिए तो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लास्ट बचा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और कार्नोट साइकिल से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी जो हमारी रीसेंट क्लासेस चल रही थी, यदि आपने वो भी अच्छे से देख ली थी इस कोर्स की, तो भी काफ़ी अच्छा एग्जाम हो जाना चाहिए था। सो थर्मोस्टेट भी कितना स्कोरिंग आया, कितने सारे क्वेश्चन आए यहाँ से। 2 आइडेंटिकल बॉडीज कैप्ड एट टेम्परेचर 800 Kelvin and 200 Kelvin act as a hot and cold reservoir of an ideal heat engine respectively. Assume that their heat capacity in joule per Kelvin is independent of temperature and that they do not undergo any phase changes. Then the maximum work that can be obtained from the heat engine is N into C joules. What is the value of N? N की वैल्यू आपको निकालनी है। यानी जो इंजन है वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी के नहीं है, उनकी कुछ फाइनाइट हीट कैपेसिटी है यहाँ पर। सो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, कार्नोट साइकिल वाले का। यहाँ पर हम लोग 800 हो गया आपका T1 और T2 आपको दे रखा है 200। ठीक है, अब जो कार्नोट साइकिल होता है, हीट इंजन होता है जिसकी हीट कैपेसिटी फाइनाइट है, उसके लिए आपका डेल्टा S 0 रहता है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए जो आपका फाइनल टेम्परेचर होता है वो √T1 T2 आता है। इफ यू रिमेंबर दैट ln में वैल्यू रहती है यहाँ पे TF² / T1 T2, तो ये जो वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि डेल्टा इसको रिप्रेजेंट करता है mc/ln। तो यहाँ से TF² / T1 T2 जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से TF की वैल्यू आ जाती है कार्नोट साइकिल के लिए √T1 T2। टेम्परेचर डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप T फाइनल निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो T फाइनल हो जाएगा √800 × 200, तो ये आपको मिल गया यहाँ से 400 Kelvin। तो जो आपको फाइनल वैल्यू मिल रही है T फाइनल की, तो आपके जो दोनों हीट रिजर्वियर हैं वो इस टेम्परेचर से इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इसमें जो C दे रखा है वो जूल पर कैल्विन में है, तो आपको M को 1 कंसीडर करना है। यूनिट मास की यहाँ पे बात की जा रही है, आइडेंटिकल बॉडीज हैं दोनों ही। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा दैट कैन बी गिवन एज Q1 - Q2। M1 है यहाँ पर, C डेल्टा T कर देंगे यदि हम, तो ये हो जाएगा C T1 - TF और ये हो जाएगा -C TF - T2। तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी आपको C 800 - 400 एंड -C 400 - 200। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास 400C - 200C, सो द फाइनल आंसर विल बी 200C। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 200 आंसर करना था C की टर्म्स में, सो 200C विल बी द आंसर। सो आई होप अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।